स्कीनर का साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अनुबंधन भी कहा जाता है। क्या क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब ये है क्या, इसको समझिए। बता दें, देखिए ये भी कंडीशनिंग थ्योरी है। जैसे पैवलॉव का थ्योरी था उसको हम लोग कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं या अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। उसी तरह ये भी अनुबंधन का ही सिद्धांत है। थोड़ा सा अंतर क्या है समझ लीजिए। मतलब इसमें भी सीखेगा व्यक्ति कैसे, तो अनुबंधन से, कंडीशनिंग से। इसका अर्थ क्या हुआ समझ लीजिए। जैसे ये क्या किया ना कि जैसे पैवलॉव के प्रयोग में जो उसका कुत्ता था जिसके साथ प्रयोग किया था उसको कहते हैं सब्जेक्ट, अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं प्रयोज्य। तो पैवलॉव का जो प्रयोज्य था वह इनएक्टिव था, निष्क्रिय था। सीधाराम नहीं आया आपके लिए? है, वेरी गुड। क्या बताइए? तो क्या बोले कि पैवलॉव के द्वारा जो प्रयोग किया गया उसमें पैवलॉव का सब्जेक्ट मतलब प्रयोज्य इनएक्टिव था, निष्क्रिय। तो स्किनर के द्वारा सोचा गया कि अगर हम अपने सब्जेक्ट को एक्टिव रहने दें तब कैसे कंडीशनिंग होता है, समझे? तो इसका नाम अब क्या है ना कि इसके द्वारा ये प्रयोग किया गया है। जो प्रयोग आपको सबको पता है, प्रयोग ही तो आप लोग को पता रहता है नहीं, कि इसके द्वारा एक बक्सा में एक चूहा बंद किया गया। जिस बक्से का बाद में नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। तो इसके द्वारा एक चूहे को एक बॉक्स में बंद किया गया। तो चूहा को एक बॉक्स में बंद करने क्या होगा? चूहा उछले कूदे। तो रैंडमली वो बहुत देर तक उछल कूद करता रहा। उस बॉक्स में एक लीवर था कि लीवर दबेगा तो भोजन की गोली चूहे को मिलेगी, ठीक? तो रैंडमली मतलब जैसे तैसे उछल कूद करने के क्रम में चूहे से वो टच हो गया लीवर, तो उसको मिल गया भोजन की गोली। अब इस प्रक्रिया को 10-20 बार जब दोहराया गया तो देखा गया कि अब चूहा उछल कूद नहीं मचाता है। अब जैसे उसको बॉक्स में बंद किया आता है वो जाता है सीधा सीधा लीवर दबा लेता है। तब यहां देखिए क्या है ना कि ये लीवर दबाना उसको सिखाना था, ठीक है? तो लीवर दबाना सिखाना था तो वो एक बार में तो सीखा नहीं, वो बार बार इस क्रिया को दोहराया गया तब सीखा। तो बार बार जब कोई क्रिया को दोहराने के बाद आप सीखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग, अनुबंधन। बात समझ गए? क्लियर जी? तो यहां भी कंडीशनिंग हुआ। और अब क्या है ना कि ये कंडीशनिंग और जो पहले वाला हम लोग पैवलॉव वाला पढ़ चुके हैं, दोनों के कंडीशनिंग में क्या अंतर है समझे? तो वो दोनों में क्या अंतर है वो अभी हम लोग जानेंगे, समझे? अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि समझे जी, तो ये स्किनर जो है अपना प्रयोग केवल चूहा के साथ नहीं किया, कबूतर के साथ भी किया। आपको परीक्षा में ये भी पूछा आता है कि स्किनर के द्वारा अपना प्रयोग
किस किस चीजों के साथ किया गया? तो चूहा के साथ किया गया और कबूतर के साथ किया गया। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि दो तरह का बोला कि अनुक्रिया, दोनों अलग अलग तरह का कंडीशनिंग हुआ ना। पैवलोव वाला अलग तरह कंडीशनिंग, ये अलग तरह का, तो दो तरह का अनुक्रिया हुआ। पैवलोव वाला जो अनुक्रिया हुआ सीखा, उसको कहा गया प्रतिवादी अनुक्रिया, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, प्रतिवादी अनुक्रिया। और स्किनर वाले प्रयोग में जो सीखा गया, जो काम किया, उसको क्या कहा गया? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। दोनों की अंग्रेजी हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, क्या चीज बताया? रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, हाँ। और ये हुआ ऑपरेंट रिस्पॉन्स। अब दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो देखिए, प्रतिवादी अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है, प्रतिवादी अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जो एक स्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है। प्रतिवादी अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जो एक स्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है और जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है, जिसका स्वरूप। अब सुनिए, आपको जरा से हम बता दें एक चीज कि जो पैवलोव के द्वारा प्रयोग किया गया, उसमें क्या किया गया कि पहले घंटी बजाया, कुत्ता को भोजन दिया, घंटी बजाया भोजन दिया। तो एक आध बार घंटी बजाने के बाद भोजन दिया, तो उसको पता था ना कि हमको घंटी बजने के बाद भोजन मिलता है। तो भोजन वहां उद्दीपन है और उसके मुंह में लार आया, तो लार अपनी मर्जी से तो आता नहीं है। तो वही बताया, प्रतिवादी अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जिसमें जो एक स्पष्ट उद्दीपन कारण होता है। मतलब उद्दीपन पहले से पता है कि हमको भोजन मिलेगा, नहीं जी, लेकिन उस अनुक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? तो अनैच्छिक। तो लार आना जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो आप आगे लिखिए जी। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है। जो एक अस्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है और जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है और जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है। अब सुनिए जी, आपको अभी बताया स्किनर का प्रयोग, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ ये कि चूहा को बंद किया जो, तो उसको नहीं ना पता था कि हम लीवर दबाएंगे तो भोजन मिलेगा। तो यहाँ उद्दीपन तो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं ना है? तो जो एक अस्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है और जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है। जरा इसको समझे कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया एक ऐसी अनुक्रिया है जो किसी अस्पष्ट उद्दीपन के कारण होता है और जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है। लेकिन लीवर तो वो अपनी मर्जी से दबाता था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में अंतर हुआ, समझे? अब एक चीज लिख लीजिए, प्रतिवादी अनुक्रिया के कारण जो अनुबंधन होता है उसको एस टाइप अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के कारण जो अनुबंधन होता है उसे
एस टाइप अनुबंधन कहते हैं। और हो गया। और क्या बताइए, प्रतिवादी अनुक्रिया के बाद जो अनुबंधन होता है उसको एस टाइप अनुबंधन कहते हैं। और लिखिए क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के कारण जो अनुबंधन कारण जो अनुबंधन होता है उसको आर टाइप अनुबंधन कहते हैं। हो गया, आर टाइप अनुबंधन कहते हैं। अब इसमें और कुछ कुछ चीज है जी, लिखिए तो स्किनर का मानना है कि जब किसी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया आता है, जब किसी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया आता है तो व्यक्ति उसे बार बार दोहराता है। जब क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद अनुबंधन पुनर्बलन दिया आता है तो व्यक्ति उसे बार बार दोहराता है और वह उसे सीख लेता है। ठीक है, और वह उसे क्लियर जी। जब किसी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया आता है तो वह उसे बार बार दोहराता है और उसको सीख लेता है। क्लियर जी। अब पुनर्बलन क्या होता है लिख लीजिए। पुनर्बलन को अंग्रेजी में कहते हैं रिइंफोर्समेंट, समझे क्या कहते हैं? लिखिए पुनर्बलन क्या है। देखिए पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपन है, पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपन है जिसके कारण भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपन है जिसके कारण भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। ठीक, अब जैसा ध्यान दीजिएगा इधर। तो देखिए क्या है ना कि जैसे आप मान लीजिए यहां पर भोजन की गोली क्या थी, पुनर्बलन। अगर उसको भोजन की गोली नहीं दी जाती और इस प्रक्रिया को 1000 बार भी दोहराया था तो वो लीवर दबाना नहीं सीखता। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप अपने बच्चे को बोले कि तुम अगर फर्स्ट करोगे क्लास में तो तुमको साइकिल खरीद के देंगे, समझ लीजिए। तो यह साइकिल क्या है, पुनर्बलन है। अब उसका पढ़ाई की गति बढ़ गई, अब वो फर्स्ट करेगा, इसकी संभावना बढ़ गई। अब फर्स्ट करेगा या नहीं करेगा तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट होने की संभावना बढ़ गई। बात समझ गए? तो क्लियर हो गया पुनर्बलन मतलब। अब देखिए पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। समझे? धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। अब धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण कुछ लिख लीजिए। लिखिए पुरस्कार, प्रशंसा, ये सब क्या हुआ, धनात्मक पुनर्बलन। और ऋणात्मक पुनर्बलन का लिखिए दंड, आलोचना, निंदा, ये सब हो गया ऋणात्मक पुनर्बलन। क्या क्या बताया, दंड, आलोचना, निंदा, ये सब हो गया ऋणात्मक पुनर्बलन। अब स्किनर के प्रयोग के अनुसार एक और चीज का महत्व है, उसका नाम है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची। रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम आपको उदाहरण दिए कि आप अपने बच्चे को अगर कहेंगे कि तुम फर्स्ट करोगे क्लास में तुमको साइकिल देंगे, नहीं जी, तो मान ली वो
4th क्लास में फर्स्ट किया, इसके कारण कि आपने उसको रिइंफोर्समेंट या स्टिमुलस, वही चीज हुआ, आपने दिया उसको साइकिल का मतलब पुनर्बलन या उद्दीप, समझे। अगले क्लास में आप फिर क्या करवाएंगे, मोटरसाइकिल, फिर अगले क्लास में क्या करेंगे, कार, उसके बाद बस, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पुनर्बलन कब दिया जाना चाहिए और कितने अनुक्रिया के बाद दिया जाना चाहिए, बात समझे। इसी को कहते हैं पुनर्बलन अनुसूची। तो दो तरह से कहा गया कि पुनर्बलन अनुसूची होता है, क्या क्या, तो आंशिक पुनर्बलन और क्या चीज, आंशिक और आंशिक या विरामी, समझे। क्या क्या चीज बताए, और दो तरह का हो गया जी, नहीं आंशिक या विरामी एक ही चीज हुआ, और दूसरा दूसरा क्या चीज बताइए, दो तरह का बताएंगे। तो आप लोग को तो पढ़ा है, फिर आप लोग भूल जाएंगे ऐसे तुरंत तुरंत, तो फिर तो दिक्कत है ना। आंशिक मतलब, अब सुनिए समझे, तो आप जी सोनी जी आप कुछ नहीं याद रखते, ललिता मैडम भूल गए। सुनिए, दो तरह का क्या क्या होगा, कि आप जैसे मान लीजिए कि हर अनुक्रिया के बाद आप दिए पुनर्बलन, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हर अनुक्रिया के बाद आप दिए, तो उसको कहा गया सतत पुनर्बलन। और आप दो चार अनुक्रिया को छोड़ दिए, उसके बाद दिए पुनर्बलन, हाँ समझ लीजिए। तो जैसे आप बचपन में क्या होता था, जब आपका बच्चा छोटा था तो आप क्या करते थे उसको कि क ख ग सिखाते थे, तो चॉकलेट रखते थे या टॉफी रखते थे, हाँ, कि क लिखा तो को चॉकलेट देती या टॉफी देती, ख लिखा तो टॉफी दे दी। तो उस समय तो मोटा मोटी चलिए ठीक है, कोई कारण से चलिए चलेगा, लेकिन आप अगर इसको हर अनुक्रिया के बाद मतलब एवरी रिस्पॉन्स के बाद देंगे तो फिर तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप अभी ये नहीं बता रहे थे, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार, कार के बाद फिर तो चलते रहेगा, तो फिर उसको कहाँ बढ़ा के ले जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि उसका महत्व, पुनर्बलन का महत्व बरकरार रहे, तो आपको उसका लेवल स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, तो संभव नहीं है। तो इसलिए कहता है स्किनर कि बेहतर ये वाला पुनर्बलन है कि कुछ विशिष्ट उपलब्धि हुआ तो उसके लिए आप पुनर्बलन दीजिए, समझे। और हर अनुक्रिया के बाद अगर आप पुनर्बलन देंगे तो पुनर्बलन का महत्व खत्म हो जाएगा। तो जब प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दी जाती है तो उसको कहते हैं सतत पुनर्बलन, और जब कुछ अनुक्रिया को छोड़ दी जाती है उसके बाद फिर दिया जाए पुनर्बलन तो उसको विरामी या आंशिक पुनर्बलन। तो दो तरह का पुनर्बलन हो गया जी, क्या क्या, आंशिक या सतत नहीं, आंशिक या विरामी पुनर्बलन, और दूसरा सतत पुनर्बलन, समझे। सतत पुनर्बलन, आंशिक या विरामी, और दूसरा सतत पुनर्बलन। समझ गए,
सतत पुनर्भरण तो हुआ कि हर अनुक्रिया के बाद आंशिक या विरामी मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के। तो हाँ, किसी विशिष्ट कार्य के लिए तो कौन सा बढ़िया आपको बताए, सतत सही है कि आंशिक सही है? मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होने दी, स्पेशल कुछ करेगा तब दीजिएगा उसको पुनर्भरण, ठीक है। अब इसका फिर एक और कंसेप्ट है जिसको कहा गया अंतर्नोद। अब देखिए अंतर्नोद क्या है जी, ज्योति दीदी आ रही है, बताइए जी। अब इतना बजे है जी, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा नहीं तो इसको समझे, तो बता रहे थे कि अंतर्नोद नहीं। तो अंतर्नोद क्या होता है कि जैसे एक तरह समझ ली कि आपका अंदर का भूख, ये बाहर से नहीं दिखेगा कि आप में कोई चीज प्राप्त करने का या उपलब्धि हासिल करने का कितना ज्यादा इच्छा है उसको या भूख है, उसी को कहते हैं हम लोग अंतर्नोद। बात समझ में जी। जैसे मान लिया आप लोग ही जितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, अब किसको कितना ज्यादा भूख है मास्टर बनने का तो उतना ज्यादा पढ़िएगा। अब कोई मान ली बहुत वेल ऑफ घर का है जिसको क्या ऐसे ही फालतू का आ गया टाइम पास करने, तो उसको आया गया मामला खत्म। किसी को पैसे की दिक्कत हो रही है तो उसको लग रहा है कि नहीं हमको अगर मास्टर बनेंगे तो हमको पैसा मिलेगा तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो ज्यादा मेहनत करेगा। बात समझ में आ गई। तो अंतर्नोद क्या हुआ, एक तरह से आपकी आंतरिक इच्छा, खाली इच्छा नहीं, अंदर का भूख, फायर। बात समझे। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया स्किनर के द्वारा कि कबूतर को किसी को रखा गया मान ली दिन भर भूखा, किसी को 2 दिन से भूखा रखा गया, किसी को 4 घंटा भूखा रखा गया। तो देखा गया कि जो ज्यादा भूखा था उसको जब स्किनर बॉक्स में घुसाया गया तो वो कुछ ही प्रयास में लीवर को दबाना सीख लिया। बात समझ गए। और जो कम भूखा था वो बहुत देरी से, कई प्रयास हुआ था वो सीखा लीवर दबाना। बात समझ गए थी। तो इसी को कहा गया अंतर्नोद। लिखिए, इसको लिख लीजिए। देखिए यह व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, यह व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। समझे। जो व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए कि स्किनर के द्वारा अपने प्रयोग में यह पाया गया, स्किनर के द्वारा अपने प्रयोग में यह पाया गया कि जिस कबूतर को ज्यादा लंबे समय तक भूखा रखा गया था, जिस कबूतर को ज्यादा लंबे समय तक भूखा रखा गया था, उसके द्वारा कम ही प्रयास में लीवर दबाना सीख लिया गया। उसके द्वारा कम ही प्रयास में लीवर दबाना सीख लिया गया। ठीक है। अब क्या है ना कि जैसे समझे, जैसे अब क्या है ना कि लास्ट है शेपिंग। अब शेपिंग क्या होता है कि यह एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति को क्रमिक रूप से लक्ष्य की ओर ले जाता है। लिख लीजिए, यह एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति को क्रमिक रूप से लक्ष्य की ओर
ले जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ था समझ लीजिए। जब चूहा को स्किनर बॉक्स में घुसाया गया तो एक ही बार में लीवर से दबाना नहीं सीखा। उसको पहले क्या हुआ कि केवल लीवर के पास पहुंचने पर गोली दी गई भोजन की, उसको छूने के लिए दी गई भोजन की गोली। इसी तरह से कर करके उसको धीरे धीरे करके पहले तो लीवर के पास पहुंचाया, तब ना वो लीवर दबाना सीखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस शेपिंग का मतलब क्या हुआ कि लर्निंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक ही बार आपको इतना चीज नहीं सिखाया सकता है, वो धीरे धीरे करके क्रमिक रूप से आप सीखेंगे। मेरी बात समझ में आई? इसका क्या महत्व है? शैक्षणिक महत्व। शेपिंग का शैक्षणिक महत्व हुआ कि आप एक बार में नहीं बल्कि क्रमिक रूप से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप सीखेंगे कोई भी चीज को। बात समझ गए? तो यही हो गया स्किनर का सीखने का साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब दूसरा भी पढ़ा देंगे। एक और चीज है, अभी सोचे थे पढ़ा देंगे, पढ़ा ही देते हैं। ठीक है, देखिए कोहलर और कोफका का, कोहलर एवं कोफका का सीखने का सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। अब सूझ का सिद्धांत, इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों वैज्ञानिक को मनोवैज्ञानिक कहा था जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। क्या कहा था? जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। ठीक है जी। अब गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का क्या अर्थ हुआ? मतलब वो मनोविज्ञान के एक विशेष प्रकार की शाखा से संबंधित है। तो कोहलर और कोफका है, समझे जी। लोग क्या कहा कि सूझ चिंतन से नहीं होता है, अभ्यास, सॉरी सूझ करते, सीखना चिंतन से या अभ्यास से नहीं होता है। ये कहा सीखना क्या होता है कि किसी व्यक्ति में अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिसको ये कहा आहा अनुभव, समझे, और फिर उसको वो सीख लेता है। अब ये क्या हुआ इसका अर्थ मतलब समझ ली। इसके द्वारा ये कहा गया कि जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या रखी आती है तो समस्या से संबंधित परिस्थितियों का वो अध्ययन करता है और उसका ऑब्जर्वेशन करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का वो क्या कहते हैं, अवलोकन करता है। और तब उस दौरान उसको समस्या और उन वस्तुओं के बीच आपसी संबंध का पता चलता है। समस्या के समाधान और उन परिस्थितियों से संबंधित वस्तुओं का आपसी संबंध का पता चलता है। तो अचानक से उसमें सूझ उत्पन्न होती है, जिसको कहा आहा अनुभव। मेरी बात समझ में आए? फिर से सुन लीजिए। जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या रखी जाती है तो समस्या से संबंधित जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित विभिन्न वस्तुओं का वो अवलोकन करेगा और फिर उसके आपसी संबंधों को देखेगा, परखेगा या विश्लेषण करेगा, और उसका समस्या समाधान के साथ क्या संबंध है वह जब उसको समझ में आ जाएगा तो उसमें एक आहा अनुभव या सूझ उत्पन्न होगा और समस्या का समाधान वो कर लेगा। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया, समझे। तो प्रयोग किया गया, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ इसका एक बनमानुस जिसका नाम सुल्तान था, हाँ, उस पर किया गया प्रयोग। ये कैनरी द्वीप था, वहीं पर ये प्रयोग किया गया। ठीक है जी। तो प्रयोग क्या किया कि एक रूम में, मतलब एक कमरे में बंद कर दिया सुल्तान को, मतलब बनमानुस को, समझे।
और उसमें उसके बाहर मतलब वो दिख रहा था बाहर में, जैसे मान लो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मान लो लोहा का रॉड है और उसके अंदर बंद है बन मानुस। अब बाहर में केला रख दिया। अब बन मानुस को लगी थी भूख, उसको भूखा रखा गया था जानबूझ करके, और उसके रूम के अंदर 2 छड़ी रख दिया गया था। और छड़ी कैसी थी कि ऐसे करके एक दूसरे में वो घुस जाए। बात समझ गए? तो क्या किया कि उसको चूंकि भूख लगी थी तो वो बाहर अपना हाथ से केला को पकड़ने की कोशिश किया, नहीं पकड़ाया। फिर पैर निकाल के खींचने की उसको कोशिश किया, पैर उसको रखा ही गया था केला को इस तरह से दूरी पर कि हाथ पैर से वो नहीं पहुंच सके केला तक। अब वो आके बेचारा दुखी होकर खेलने उलने लगा, तो 2 छड़ी था उसमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ करने लगा। तो उसी दौरान क्या हुआ कि छड़ी एक दूसरे में घुस गया। तब उसको अचानक से सूझ उत्पन्न हुआ कि आह कि ये तो इससे आराम से हम खींच लेंगे इसको। और तो वही किया जी, उसको खींच लिया अपनी ओर और उसके बाद तो उसको खा लिया। तो बोला कि चिंतन से नहीं और इन सब चीजों से अभ्यास से नहीं सीखता है व्यक्ति, बल्कि अचानक सूझ उत्पन्न होने से सीखता है। इसी पर एक और प्रयोग किया इसी बनमानुस के साथ। ऊपर में केला टांग दिया और उसको भूखा रखा गया था, 3 बक्सा रख दिया रूम में अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक। अब उसको भूख लगी थी तो उछल कूद किया जी, बहुत उछला कूदा, नहीं पहुंच पाया केला तक। ठीक है, उसके बाद उसको अचानक दिखा ये बक्सा, उसके दिमाग में तुरंत आया अचानक, कहाँ इस बक्सा पर चढ़ के हम केला तक पहुंच सकते हैं। तो एक बक्सा रखा, नहीं पहुंच पाया, उसके ऊपर दूसरा बक्सा रखा, फिर भी नहीं पहुंच पाया, तीसरा बक्सा रखा, उस पर केला पहुंच गया, उसका खा लिया जी केला। तो मतलब ये हुआ कि कोहलर और कोफका का ये मानना है कि व्यक्ति में अभ्यास या चिंतन इन चीजों से नहीं सीखता है, बल्कि अचानक उसमें सूझ उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब जो मनोवैज्ञानिक कह रहा है वो सब अपने आप में सही है। हम लोग कुछ चीजों को अभ्यास से सीखते हैं, कुछ चीजों को अचानक से सीख लेते हैं, समझे? तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए किसी को गलत और किसी को सही, हम लोग पूरी तरह से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन हर अलग अलग चीज को सीखने के लिए अलग अलग नियम कानून का सहारा लेना पड़ता है, समझे? आप समझ लीजिए, इस तरह से समझिएगा, आप मान लीजिए कुछ मंगाए, आजकल तो ऑनलाइन लोग बहुत सारा चीज मंगाता है जी, तो कोई ऐसा चीज मंगाए जो डब्बा है। अब डब्बा आ गया, आप कभी उस डब्बे को आप देखे नहीं थे, तो उसको एक बार ऐसे करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, अचानक आपको, या कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर में तो बहुत प्रयास की नहीं हुआ, अब आप दूसरा काम करेंगे, अचानक आपको दिमाग में आया, वो ऐसे करने से हो सकता है वो काम हो जाएगा। ऐसा हुआ होगा आप लोग साथ, तो फिर आपका आया उस तरह किए तो हो गया। बात समझ गए? इसको कुछ लिखना है, खाली एक चीज लिख ली, कौन कौन चीज पर प्रयोग किया, लिखी तो इसको कुछ लिखना होना नहीं है। लिखना है क्या चीज, इतना बात बकबक के तब कौन लिख पाएंगे। लिखिए कि इसके द्वारा बनमानुस, बंदर, मुर्गा और कुत्ता, इन चीजों पर प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय इसके द्वारा कैनरी द्वीप में बनमानुस, सुल्तान नामक बनमानुस पर किया गया प्रयोग है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक बनमानुस पर किया गया प्रयोग लोकप्रिय है। हो गया? तो यही 2, अभी अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर, मतलब त्रुटि और क्या कहते हैं, भूल का सिद्धांत।
नहीं जी। तो ये वाला हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब ये चूंकि बड़ा है तो उसको हम लोग समझे।